फ्रेंड्स, मेरा नाम विशी छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी GF एंड AR की तैयारी चल रही है और आज भी हमेशा की तरह अपन 10 MCQ कवर करेंगे। चलिए सर शुरू करते हैं। क्वेश्चन 141 ये हमारा 15वां वीडियो है। इससे पहले की वीडियोज़ आपने देख लिए होंगे। क्वेश्चन कहता है, वेतन के साथ कर्मचारियों के भत्ते आहरित करने पर एक ही वेतन बिल में एक से अधिक प्रमुख लेखा शीर्षों से एक साथ राशि। आराम सुनिए, ये कह रहा है कि जब अगर सैलरी का बिल बनता है तो साथ साथ में जो कर्मचारियों के भत्ते हैं उसके लिए सेम बिल यानी उसी बिल में भत्ते की एंट्री भी हो सकती है, या भत्तों के लिए आपको फिर एक सेपरेट बिल पास करना पड़ेगा। तो जनरली क्या होता है, जनरली रूल ये होता है कि जो दो मेजर हेड है, एक मेजर हेड अलग है और दूसरा मेजर हेड अलग है, तो आपको अलग अलग बिल बनाने पड़ेंगे। तो सिंपल रूल क्या है कि डिफरेंट मेजर हेड्स के लिए आपको डिफरेंट बिल बनाने पड़ते हैं, लेकिन सैलरी के साथ अलाउंसेस के बिल आप एक साथ बना सकते हैं। तो क्वेश्चन ये था कि क्या एक साथ राशि आहरित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। क्या इन्होंने थर्ड में कहा है कि ट्रेजरी ने जो प्रणाली तय की है उस अनुसार बिल बनेगा, तो सर आप राशि आहरित कर सकते हो। तो क्वेश्चन का आंसर मैं दे दिया है और अभी आप अगले स्लाइड में देख लीजिएगा। ये पहला नियम, मेन नियम ये है कि दो या दो से ज़्यादा जो मेजर हेड होते हैं उसके जो चार्जेस होते हैं उसको एक बिल में शामिल नहीं किया जाएगा। सेपरेट हेड सेपरेट बिल। लेकिन यह नियम वेतन के साथ आहरित सरकारी कर्मचारियों के भत्तों पर लागू नहीं होता। आप सरकारी कर्मचारियों को जैसे इसके अलावा DA TA ये सब भी मिलते हैं, CCA, उन्हें आप एक बिल में आहरित कर सकते हो। तो सिंपल क्वेश्चन है, आप चाहे तो कल क्वेश्चन सुन लेते, कि मैं जो कमेंट बाजी करता हूँ उसको ना सुन के अगले क्वेश्चन पे चले जाए, लेकिन थोड़ा सा सुन लेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो गए अगर आप बात समझे तो। चलिए सर, दूरभाष यानी टेलीफोन के बिल, बिजली के बिल, पानी के बिल आदि के मूल बिलों पर जारीकर्ता विभाग के प्राधिकृत अधिकारी के मोहर वाले हस्ताक्षर या कहें हस्ताक्षरों की प्रतिकृति होने पर, ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि अगर आपके पास टेलीफोन का बिल आया, लाइट का, पानी का बिल आया, उस पर एक तो होते हैं कि व्यक्ति के साइन होते हैं, साइन की जगह अगर उस पर स्टाम्प लगा होता या एक फैसिमल सिग्नेचर होते हैं, मतलब एक सील बनवा ली जाती है, वो अगर लगा हुआ है तो 4 ऑप्शन है। ए, राजकीय कार्यालयों के लिए मूल हस्ताक्षर युक्त बिल प्राप्त किए जाएंगे। तो ए ऑप्शन कहता है नहीं, वो जो बिल इस तरह वाले हैं ना, डुप्लीकेट बिल या फोटोकॉपी बिल या ऐसे फैसिमल सिग्नेचर वाले बिल, वो नहीं चलेंगे, आपको तो ओरिजिनल बिल लेने पड़ेंगे। ये ऑप्शन गलत है। सेकंड है, मोहर युक्त बिलों को ऑफ वाउचर के रूप में स्वीकार कर लिया जाएगा। बिल्कुल सर, इन 3 डिपार्टमेंटों से जो बिल आएंगे उनको अगर फैसिमल सिग्नेचर भी है, क्योंकि आप समझ सकते हैं, देखिए ये बिल बल्क में जाते हैं तो जो अधिकारी भी है उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो एक एक बिल पे ओरिजिनली साइन करेगा, तो इसीलिए एक फैसिमल सील लगा दी जाती है, स्टाम्प लगा दी जाती है। थर्ड कह रहा है कि DDO स्वीकार करेगा लेकिन शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाएगा। नहीं साहब, आपका बिजली पानी बिल बंद हो जाएगा, आप क्या उनसे शपथ पत्र मांगोगे। और कोषाधिकारी की अनुमति से स्वीकार कर लिया जाएगा। नहीं, रूल्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है, जो हम GF एंड AR के रूल पढ़ रहे हैं वहाँ पे इनको सब वाउचर के तौर पे आप ले सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो स्टैम्प्ड बिल विल बी एक्सेप्टेड एज सब वाउचर्स, ये इसका आंसर है। एक बार फिर भी इसका नियम सुन लीजिए। दूरसंचार विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। तो पहला तो आपका बिल हो गया, डिपार्टमेंट हो गया टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। दूसरा आपका है PHED यानी पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। राजस्थान राज्य विद्युत मंडल, ये आपका लाइट वाला डिपार्टमेंट है, द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के फैसिमल हस्ताक्षरों से प्रस्तुत किए गए मूल बिल या बिल की फोटोकॉपी या डुप्लीकेट बिल जो आकस्मिक बिलों के उप वाउचर बनते हों, यदि अन्यथा ठीक प्रकार से हो तो भुगतान के लिए स्वीकृत किया जाएगा। मतलब अदरवाइज ओके, जैसे बिल में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ज़्यादा बिल बढ़ चढ़ के ना आ गया हो, या आपने पुराना बिल पे कर दिया हो फिर भी वो बिल जुड़ के आ गया हो, तो और कोई प्रॉब्लम ना हो, तो केवल वो उसके ऊपर फैसिमल सिग्नेचर है तो आप नाटक नहीं करेंगे। बीइंग अ DDO आपको ये समझाया जा रहा है, आप अधिकारी बनते हैं या आप वहाँ पे अकाउंट चेकर बनते हैं, तो आपको समझाया जा रहा है कि आपको वो बिल एज अ सब वाउचर एक्सेप्ट कर लेने हैं, ज़बरदस्ती उनके साथ उनके पेमेंट में डिले नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि पेमेंट में डिले करने को और ज़्यादा दिक्कत वाली बात माना जाता है। 143 कहता है, एक कार्यालय के लिए राजकीय चेकों का भुगतान प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित कार्मिकों का पहचान पत्र कोषाधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। ओके, देखिए बैंक से आप पेमेंट लेने जाएंगे। देखिए ये आपका एक ऑफिस है और एक ये बैंक है और एक ये ट्रेजरी ऑफिस है। ठीक है, तो आप अगर बैंक से पैसा लेने जा रहे हैं, जमा कराने जा रहे हैं, खास करके लेने जा रहे हैं, या कुछ
बिलों का आप पेमेंट करवाने जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बैंक वाला आपको जानता तो हो। तो बैंक वाला आपको जानता हो, इसके लिए क्या है, तो ऑप्शन देखिए कि एक कार्यालय के लिए जब राजकीय चेकों का भुगतान प्राप्त करने के लिए ये वाले कार्मिक जाएंगे, तो उनको एक आइडेंटिटी कार्ड ट्रेजरी द्वारा दिया जाएगा। तो किस किस के लिए दिया जाएगा? ऑप्शन है कैशियर एवं एक लिंक कैशियर, हेड ऑफ ऑफिस और एक कैशियर, कैशियर और 2 लिंक कैशियर, और चौथा ऑप्शन है हेड ऑफ ऑफिसर, कैशियर, लिंक कैशियर। आसान क्वेश्चन है, लेकिन मैंने कहा हमेशा आसान तब होता है जब आपने सुन रखा है। जैसे अगर आपने सुन रखा हो कि कैशियर और लिंक कैशियर के आइडेंटिटी कार्ड भेज जाएंगे, लॉजिक से सोचिए, हेड ऑफ ऑफिस जाएगा क्या? बैंक के छोटे मोटे कामों के लिए क्या हेड ऑफ ऑफिस जाएगा क्या? नहीं। तो उसके तो क्या लाइक बोलते हैं आइडेंटिटी कार्ड, उसका तो इशू करने की क्या जरूरत है? तो जहाँ जहाँ कार्यालय अध्यक्ष है वो तो वैसे ही गलत हो गया। तो इसके अंदर एक ही ऑप्शन है, ए ऑप्शन सही है, कैशियर और लिंक कैशियर। अब इसके बारे में पूरी बात सुन लीजिए। नियम 81 कहता है कि पहचान पत्र दिखाने पर ही भुगतान किया जाएगा या पहचान पत्र होने पर भुगतान किया जाएगा। बैंक कहता है जब कैशियर द्वारा अपना परिचय पत्र, आइडेंटिटी कार्ड प्रस्तुत किया जाएगा, तो ही वो डिपार्टमेंट्स के लिए या ऑफिसेस के लिए बिलों का भुगतान करेंगे। ठीक है, और यह परिचय पत्र होंगे कहाँ पे? ये बेसिकली ट्रेजरी ऑफिसर्स द्वारा स्टोर किए जाएंगे, और इनको इशू कौन करेगा? इनको एचओडी या हेड ऑफ ऑफिस इशू करेगा। कहने का मतलब है बन के ट्रेजरी से आएंगे और हेड ऑफ डिपार्टमेंट या हेड ऑफ ऑफिस उनको इशू करेगा। इसके लिए क्या होगा? बनवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बनवाने के लिए जो एचओडी या हेड ऑफ ऑफिस होंगे, वो जो आपका कैशियर है और लिंक कैशियर है उसकी 3 फोटोज़ भेजेगा, और उसमें साइन का नियम होता है। जैसे अगर ये फ़ोटो है, मान लीजिए किसी व्यक्ति की खूबसूरत सी फ़ोटो है, तो उसमें बाएं कोने पे, अब आप देखिए बायां ऊपरी कोना कौन सा होता है? ये हुआ बायां हिस्सा, ये हो गया आपका दायां हिस्सा। तो यहाँ पे साइन होंगे फ़ोटो पे। ठीक है, इसको बोलेंगे बायां ऊपरी कोना। यहाँ पे तो जो कंसर्न व्यक्ति है, जिसका फ़ोटो पेस्ट किया हुआ है, वो व्यक्ति साइन करेगा। और नीचे की तरफ ये आपका हो गया राइट बॉटम वाला, यहाँ पे फिर इसको वेरीफाई करेंगे ट्रेजरी वाले, और एक बार वहाँ से बन के आइडेंटिटी कार्ड आ जाएगा, तो वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट या हेड ऑफ ऑफिस यानी व्यक्ति के बॉस को इशू कर दिया जाएगा, और व्यक्ति का बॉस फिर उन व्यक्तियों को दे देगा, और वो बैंक में पेमेंट लेने में काम आएगा। तो इतना सिंपल बात है, बस जस्ट ऐसे ही समझाने के लिए मैं बोले चला जा रहा हूँ। निम्नलिखित में से किसके दावे को निकटतम पूर्ण रुपए में परिवर्तित नहीं किया जाएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहाँ पे आप राउंड ऑफ नहीं करेंगे? जैसे मान लीजिए कोई पेमेंट बनती है 55 रुपये 89 पैसे, तो इसका नियरेस्ट रुपये आप सब जानते हैं वो 56 रुपये होता है। और कोई पेमेंट अगर बनती है मान लीजिए 55 रुपये 38 पैसे, तो इसका नियरेस्ट रुपया होता है 55। यानी हमें पता है कि 50 पैसे या 50 पैसे से ऊपर होने पे आगे की तरफ राउंड ऑफ होता है, और 50 पैसे से कम होने पे पीछे की तरफ राउंड ऑफ करते हैं। लेकिन एक आइटम इसमें से ऐसी है जिसको राउंड ऑफ नहीं करते, तो जो सैलरी है वो राउंड ऑफ की जाती है। कर्मचारी को जो सिटी कॉम्पनसेंट्री अलाउंस होता है, मान लीजिए वो परसेंटेज के हिसाब से निकलता है और पॉइंट्स में आता है मान लीजिए, तो भी उसे आपको राउंड ऑफ करना है। जो राजस्व से संबंधित दावे हैं, रेवेन्यू से संबंधित क्लेम है, उनको भी राउंड ऑफ किया जाता है। लेकिन जब जब किसी व्यक्ति का स्टेट इंश्योरेंस चुकाया जाता है, उस पर जो जीएसटी होता है, उस पे स्टेट इंश्योरेंस पे जो जीएसटी होता है, पहले सेवा कर होता था, अब जीएसटी होता है, तो उसे राउंड ऑफ नहीं किया जाता। ये राशि जैसी है वैसी ही रहेगी। तो आपको याद रखना है कि जो कर्मचारी होता है उसका स्टेट इंश्योरेंस होता है, स्टेट इंश्योरेंस के अमाउंट पे एक जीएसटी का फिगर होता है, उस जीएसटी के फिगर को राउंड ऑफ नहीं किया जाएगा। एक बार आप सुन लीजिए, देख लीजिए। नियम 82 कहता है सरकारी लेन देनों को पूर्ण रुपयों में परिवर्तित करना। ये एक बेसिक रूल है। आप ये तो समझते हैं एक रूल होता है, और रूल में अगर किसी को कोई रिलैक्सेशन या किसी के लिए कोई खास बात होती है उसको अपवाद बोलते हैं। तो वो जो क्वेश्चन था वो अपवाद पे आधारित था। बेसिक रूल ये है कि जब भी आप सरकारी लेन देन करेंगे तो आप उसे कंप्लीट रुपये में राउंड ऑफ करेंगे। तो अब क्या कहता है, चाहे राजस्व यानी रेवेन्यू का मामला हो, चाहे एक्सपेंडिचर यानी व्यय का मामला हो, राजस्व यानी गवर्नमेंट के लिए इनकम, व्यय यानी गवर्नमेंट के लिए खर्चा, पुस्तक समायोजन यानी बुक एडजस्टमेंट, चाहे कैसा भी मामला हो, सरकारी लेन देनों को जिनमें रुपयों की भिन्न यानी फ्रैक्शन शामिल हो, उसको निकटतम पूर्ण रुपयों में परिवर्तित करके लेखों में लाया जाएगा, यानी राउंड ऑफ करके लाओगे जाएगा। लेकिन मैंने येलो से क्या कर रखा है, राज्य बीमा प्रीमियम पर सेवा कर से भिन्न। तो जो स्टेट इंश्योरेंस होता है, उस स्टेट इंश्योरेंस पे जो सर्विस टैक्स लगता है, जिसकी जगह अब जीएसटी लगता है, उसके अलावा बाकी सब जगह राउंड ऑफ होगा। और इसका नियम आपको पता है, 50 पैसे या उससे ज़्यादा हो तो उस फ्रैक्शन को आगे के रुपए में राउंड ऑफ करेंगे, 50 पैसे से कम होगा तो उसकी फ्रैक्शन को आप छोड़ देंगे। ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बाय द वे मैंने हर वीडियो में बोला है
फिर एक बार बोल दे रहा हूँ क्योंकि कई बार बच्चा पहली बार वीडियो ज्वाइन करता है। तो अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, ये MCQs वगैरह अगर आपको चाहिए तो आप हमारे नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको श्योरली भेज देंगे। और चाहे तो आप हमारा कॉमर्स पॉइंट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे भी ये सब फ्रीली अवेलेबल है। तीसरा ऑप्शन है कि आप चाहें तो इसमें से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो है ही ऑप्शन हमेशा। चलो एक और बात है, ये वापस बात बार बार बोल रहा है, मैं भी इसलिए दोहरा रहा हूँ कि अपने को पक्का याद हो जाए, क्योंकि ये वैसे रूटीन चीज़ें नहीं है जो अपने रूटीन में पढ़ रखी हों। राज्य बीमा प्रीमियम पर सेवा कर के मामले में रकम को पूर्णांकित नहीं किया जाएगा, यह वास्तविक आधार पर संगणित की जाएगी, तो ये आप याद रखिएगा। और एक और बात है, जो लोन एडवांस है, लोन एंड एडवांस की जो वसूली होती है वो पूर्ण रुपयों में की जाती है, हमेशा याद रखिएगा लोन एडवांस। बाकी सारी जगह राउंड ऑफ का नियम है, केवल वहीं पे एक राउंड ऑफ नहीं करने का नियम है। अगला क्वेश्चन कहता है बिल प्रेषण पंजिका, बिल ट्रांजिट रजिस्टर के बारे में सही कथन है। देखिए आपको अब तक ये तो समझ में आ गया है कि DDO बिल बनाकर ट्रेजरी में भिजवाता है, ट्रेजरी बिलों को स्क्रूटनी करता है, उनकी जांच करता है और फिर उनको ओके पाता है तो फिर भुगतान करवाता है। ठीक है, ये चीज़ होती है। तो जब भी आप बिल भेजेंगे तो आप एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे जिसको बोलेंगे बिल ट्रांजिट रजिस्टर। ठीक है, तो अब इसके बारे में क्या ऑप्शन है, यह प्रपत्र GA 24 में संधारित किया जाता है, ये बात सही है। ये नंबर्स याद करना थोड़ा मुश्किल है पर आपको याद करना पड़ेंगे। GA 24 में परफॉर्मा बताया गया है कि आपका जो बिल प्रेषण रजिस्टर है उसका परफॉर्मा क्या होगा, तो आप उस परफॉर्मे को फॉलो करते हुए एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे। सभी बिल इस पंजिका के माध्यम से ही कोषागार में प्रस्तुत किए जाने चाहिए, मतलब हमेशा बिल को पहले आप बिल रजिस्टर में चढ़ाओगे, उसके बाद ही ट्रेजरी में भेजोगे। ठीक है, इसकी सप्ताह में 2 बार हेड ऑफ ऑफिस को जांच करनी चाहिए। बिल्कुल जी, जितने भी बिल भेजे जा रहे हैं हफ्ते में 2 बार कि हेड ऑफ ऑफिस इसकी जांच करेंगे। ऑल ऑफ द अबव ये बिल्कुल सही है, सारे ऑप्शन सही हैं। एक बार मैं फिर दोबारा पढ़ देता हूँ। बिल प्रेषण पंजिका क्या होती है, तो जो कार्यालय अध्यक्ष हैं, जो भी ऑफिस के बॉस हैं, वो एक नया प्रपत्र है GA 24, इससे पहले GA 59 क चलता था, उसमें एक बिल प्रेषण पंजिका संधारित करेगा। तो पहले तो आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना है। ठीक है, उसमें ऑब्वियस ही बात है जैसे सीरियल नंबर, बिल नंबर, ये सारे लिखे हुए होते हैं, कौन सी आइटम है वगैरह वगैरह। और जब वो पास होके आ जाता है तो फिर एक TV नंबर होते हैं, एक तरह से आप इसको कह सकते हैं ट्रेजरी वाउचर नंबर। तो जब वो बिल पास होके आ जाएगा तो उसके ऊपर TV नंबर अंकित कर दिए जाएंगे, और जितने भी बिल आप भेज रहे हो तो बिलों के सीरियल नंबर और एक नंबर होते हैं जो कंप्यूटर से जनरेट होते हैं, वो वाले बिल नंबर आपको लिखने पड़ेंगे। पर्पस मेंशन करना पड़ेगा, अमाउंट मेंशन करना पड़ेगा, उसमें ग्रॉस अमाउंट, नेट अमाउंट, ये सब सारी राशि लिखी जाती है। और जब बिल पास होकर आ जाता है तो TV नंबर दर्ज कर दिया जाता है। और इस रजिस्टर की जांच जो ऑफिस के बॉस होंगे या तो वो करेंगे या वो अपना काम किसी को डेलीगेट कर देंगे, ये काम करने के लिए किसी को कह देंगे, तो वो गजेटेड ऑफिसर इसकी हफ्ते में 2 बार जांच करेगा। ठीक है, और एक और बात समझिए कि आजकल कुछ की स्कीम्स होती हैं जो इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट होते हैं, तो कुछ सोशल सिक्योरिटीज स्कीम्स होती हैं, उसमें आपको ये रजिस्टर मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने लिखा है कि ये जो रजिस्टर है, अगर ऑथेंटिक रूप से कोई सिस्टम में प्रवेश करता है, यानी कंप्यूटराइज सिस्टम में लॉगिन ऐप, ऑथेंटिकेशन से मतलब होता है कि एक ID होती है, एक पासवर्ड होता है, उसके थ्रू वो लॉगिन करता है और फिर वहाँ पे जाके सिक्योरिटी जो कहें कि कई अपने गवर्नमेंट है वो सुरक्षा स्कीम्स चलाती हैं, या वृद्धावस्था पेंशन हो गया, बेरोजगारी पेंशन हो गया, उस तरह की काफ़ी सारी सोशल सर्विस स्कीम्स चलाई जाती हैं। और यहाँ फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कोई और स्कीम अगर चला रखी है तो वहाँ पे अगर आप ये रजिस्टर मेंटेन ना भी करोगे तो चलेगा। तो अगेन क्वेश्चन उतना था, ये दूसरा पढ़ने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमें नहीं पता है कि एग्जैक्टली वो क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा। अगर अच्छा पेपर सेटर होगा, मेहनत से पेपर बनाएगा, तो वो किताब पढ़ते पढ़ते, रूल बुक पढ़ते पढ़ते बीच में से कहीं से भी उठा लेगा, जहाँ उसको बनाने जैसा क्वेश्चन लगेगा वो बना लेगा। तो अगर उसने कॉपी पेस्ट किया तो बहुत चांस है कि आपको यही क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाए, पर अगर कॉपी पेस्ट नहीं किया, उसने ईमानदारी से पेपर बनाया, तो वो बीच बीच में से बनाएगा। इसीलिए अपन इसके हमेशा क्वेश्चन के साथ इसके सपोर्टिंग चीज़ें भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5,000 रुपये से अधिक शुद्ध भुगतान की राशि की रसीदों पर राजस्व टिकट लगाना आवश्यक है यदि राजस्थान स्टाम्प एक्ट में उन्हें स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त नहीं किया गया हो। निम्नलिखित में से किस भुगतान को स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त नहीं किया गया है। तो एक बात तो आप समझिए, पहली बात तो ये समझो, रसीद कौन देता है। हाँ सर, रसीद जो भुगतान पाता है, जिसके पास पैसा आता है, वो रसीद देता है। रसीद इस बात का होता है कि हाँ मुझे मेरा भुगतान मिल गया है। तो ठीक है, ये एक व्यक्ति है और ये एक व्यक्ति एक रसीद बना के दे रहा है, तो वो रसीद के ऊपर
एक रेवेन्यू स्टाम्प भी लगाएगा। ऐसा कब लगाएगा? जब जो अमाउंट है वो 5,000 से ज़्यादा है। इसमें भी अमाउंट में ग्रॉस अमाउंट और नेट अमाउंट का चक्कर होता है। इसमें आपको नेट वर्ड याद करना है कि अगर नेट रिसीव्ड अमाउंट 5,000 से ज़्यादा है तो रसीद लगानी पड़ती है रसीद पे। लेकिन कई मामले ऐसे हैं जहाँ पे रसीद लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप ऑप्शन सुनिए। जो सहायता अनुदान की रसीद है, ठीक है, सहायता अनुदान की रसीद पे जो भुगतान प्राप्त करता है उसे जब एड मिलती है, मदद मिलती है, तो उसे रसीद देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा सी पढ़ रहा हूँ मैं, बैंक खाते में जमा कराए गए वेतन भत्तों के भुगतान। मान लीजिए मैं जॉब करता हूँ, मेरा महीने अंत हुआ और मेरे खाते में सैलरी क्रेडिट हो गई तो मुझे पेमेंट मिला, लेकिन मुझे उसके लिए रसीद देने की ज़रूरत नहीं है। या सरकार जब भुगतान प्राप्त करती है तो उसकी तरफ से कोई व्यक्ति साइन करके देता है तो उसे भी रेवेन्यू स्टाम्प लगाकर देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन का आंसर बी है लेकिन जब कोई गैर सरकारी व्यक्ति कोई कार्य करता है या कोई सेवा देता है या सप्लाई देता है, उसके लिए जब वो भुगतान प्राप्त करता है तो वो उसके ऊपर रेवेन्यू स्टाम्प लगा कर देगा अगर उसका रकम 5,000 से ज़्यादा है। आप यूँ समझिए कि मान लीजिए हमारा कॉलेज है और वहाँ पे मान लीजिए एग्ज़ाम चला और पानी के कैंप पर आए, बच्चों के लिए पानी के कैंप पर आए। 3 महीने एग्ज़ाम चले, 3 महीने पानी के कैंप पर आए, बिल बना मान लीजिए 7,000 रुपया। ठीक, तो 7,000 रुपये जब हम उसे भुगतान करेंगे, वो हमें बिल बना के देगा, हम बिल आगे भेजेंगे, वो सारा प्रोसीजर होता रहेगा। जब वो हमें रसीद देगा तो उस रसीद पर वो रेवेन्यू स्टाम्प लगा के देगा। फॉर द राजस्थान स्टैम्प्स एक्ट का उसे रसीद पे रेवेन्यू स्टैम्प लगा के देनी होगी। अब मैं आपको, ये तो हो गया क्वेश्चन आंसर, और अब आप देखिए पूरी बात सुन लीजिए कि कहाँ कहाँ रसीद देने की ज़रूरत नहीं होती है। जनरल रूल क्या है? नियम 85 कहता है कि 5,000 से अधिक की समस्त राशियों की रसीद पर टिकट अवश्य लगाए जाने चाहिए। केवल अगर आपको राजस्थान स्टाम्प एक्ट के तहत फ्री कर दिया गया हो, एग्जेम्प्ट कर दिया गया हो, तो आपको नहीं लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ऐसे कौन कौन से मामले हैं? सरकार जब भुगतान प्राप्त करती है तो सरकार की ओर से जो रसीद दी जाती है उस पर आपको रेवेन्यू स्टैम्प नहीं लगाना है। और इसी तरह मैंने जैसे कहा कि किसी को अगर कोई सहायता अनुदान मिलता है तो जो सहायता अनुदान का प्राप्त करता है वो रसीद दे, लेकिन उसके ऊपर उसके ऊपर वो रेवेन्यू स्टैम्प लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से विभागीय खरीदों के लिए मान लीजिए कोई परचेज़ करनी है, मान लीजिए एक लैपटॉप परचेज़ किया जाना है और उस लैपटॉप परचेज़ करने के लिए किसी कर्मचारी को भुगतान किया गया है, तो वो सरकारी कर्मचारी को रसीद देने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से लोक निर्माण विभाग यानी PWD डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा जो बिल आहरित होते हैं उनके भी प्राप्तकर्ता को स्टाम्प अफिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। तरह पोस्टल मनी ऑर्डर पे जो प्राप्तकर्ता रसीद देता है उस पर भी साइन करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से भारत सरकार के प्रॉमिसरी नोट पर ब्याज का भुगतान का जो प्राप्त करता है उसे रसीद देने की आवश्यकता नहीं है। और लास्ट इम्पॉर्टेंट, अकाल राहत कार्य पर किसी मजदूर द्वारा उसकी मजदूरी के लिए जब उसको भुगतान मिलेगा तो ठीक है, मान लीजिए अकाल राहत कार्य फेमिन रिलीफ चल रहा है कार्यक्रम और मजदूर को भुगतान 5,000 से ज़्यादा हुआ तो उसे रसीद पे रेवेन्यू स्टाम्प देने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से जो गजेटेड ऑफिसर्स होते हैं उनके जो सैलरी भत्ते वगैरह हैं जो उनके खाते में क्रेडिट होते हैं, उनको भुगतान जब प्राप्त होता है तो उनको भी स्टैम्प देने की ज़रूरत नहीं है, रेवेन्यू स्टैम्प अफिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। एक और बात सुनिएगा, 5,000 की सीमा तक जिस पर रसीद टिकट लगाना ज़रूरी नहीं हो किसी बिल में शुद्ध देय राशि पर लागू होगी, न कि उस बिल में वस्तुतः किए गए सकल क्लेम पर लागू होगी। तो एक होता है ग्रॉस क्लेम, एक होता है नेट क्लेम। स्टैम्प लगानी है या नहीं लगानी है ये नेट अमाउंट से डिसाइड होता है। ठीक है, और एक और बात, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर 5,000 रुपये से बड़ी रसीद है तो उस पर आपको रेवेन्यू स्टैम्प लगी हुई होनी चाहिए, तभी उस बिल को ट्रेजरी पास करेगी, नहीं तो उस बिल को ट्रेजरी पास नहीं करेगी। चलिए, ये सारी बातें इंग्लिश में भी हैं ताकि अगर आप चाहें तो ढूंढना ना पड़े, आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए और पढ़ाई कीजिए। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारा टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आता है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। कॉमर्स पॉइंट नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पे इजीली मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिए। अभी जैसे जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है तो हमने उसके लिए 3 तरह के प्रोडक्ट तैयार किए हैं और मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ, जस्ट देखिएगा।
अगर आप एक बहुत सिंपल छोटे से कोर्स से स्टार्ट करना चाहें और क्या वैल्यू मिलेगी वो देखना चाहें, तो एक हमारा 99 रुपये का कोर्स है। उसमें हमने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बैंक दिए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अकाउंट्स का क्वेश्चन बैंक देखना चाहते हैं, आपका अकाउंट्स तैयार हो गया है, तो क्वेश्चन बैंक हम आपको मात्र 99 रुपये में प्रोवाइड कराएंगे। उसके अंदर आपको 1500 क्वेश्चन मिलेंगे, 1500 से इनफैक्ट ज़्यादा ही होंगे, और वो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में होंगे और चैप्टर वाइज होंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया गया है। इसी तरह अगर आपको मान लीजिए आपका लगता है कि मेरा अकाउंट ऑडिट तैयार हो गया है, तो आप ऑडिट के इतने ही क्वेश्चन मात्र 99 रुपये में, इस तरह किसी भी सब्जेक्ट के, जो कॉमर्स रिलेटेड 6 सब्जेक्ट हैं, उन किसी भी सब्जेक्ट के आप पेपर हमसे बाय कर सकते हैं, मात्र 99 रुपये में अवेलेबल है। वेल, ये तो हो गई क्वेश्चन बैंक की बात। अगर मान लीजिए आपके पूरे सब्जेक्ट्स की, सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी हो चुकी है, तो आप हमारा 249 वाला प्रोडक्ट देख सकते हैं। एक्चुअली इसके अंदर सैम्पल पेपर्स हैं। जैसे हमें पता है कि हमारे पास 25 क्वेश्चन आते हैं हर सेक्शन से, अकाउंट्स 25, ऑडिट 25, RSR 25, तरह से 6 सब्जेक्ट हैं, तो टोटल 150 क्वेश्चन है। तो 150 क्वेश्चन जब होते हैं तो एक सैम्पल पेपर पूरा होता है। तो हमने ऐसे 50 सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराए हैं। अगर आप बहुत ही सीरियस तैयारी कर रहे हैं और अपने चांस नहीं गंवाना चाहते और जॉब लेना चाहते हैं, बिल्कुल एडवाइस करूंगा कि आप ये 50 सैम्पल पेपर्स परचेज़ कीजिए, और मात्र 249 रुपये में अवेलेबल है। यानी अगर एक सैम्पल पेपर मात्र 5 रुपये हो गया, अगर आप हिसाब लगाएं तो, और 5 रुपये में 150 क्वेश्चन हो अबाउट दैट, और बहुत ही अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तैयारी के लिए। वेल, ये भी आपका सैम्पल पेपर रहा। इसके बाद अगर बाय द वे आप अकाउंट्स के नहीं हैं, या आपको अकाउंट्स की बहुत अच्छी तैयारी करनी है, तो हमारा अकाउंट्स का वीडियो लेक्चर्स का पूरा कोर्स तैयार है और मात्र 499 रुपये में अवेलेबल है। इसके तहत अगर आप ये 499 का कोर्स लेते हैं, तो हमने आपको सैम्पल पेपर्स फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। जो सैम्पल पेपर्स 249 की वर्थ के थे, वो भी हमने फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। तो जस्ट अगर नेट देखा जाए तो नेट ये कोर्स आपका 200 का ही हो गया, ऑलमोस्ट 200 या 250 का हो गया, इनफैक्ट 250 रुपये का हो गया। तो जस्ट मैं ये चाहता हूँ कि आप अकाउंट्स पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, और इसके अंदर 150 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स हैं। एक एक चैप्टर को 10-10, 12-12 वीडियो लेक्चर्स में इन डेप्थ स्टडी कराया गया है। अगर आप इनको देखने के बाद अकाउंट्स के पेपर लगाते हैं, अकाउंट्स के वीडियोस हमारे तैयार हैं इस महीने, और आने वाले महीनों में और वीडियोस तैयार होते चले जाएंगे। लगता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो सारे कोर्स आपको पूरे अवेलेबल मिले, जस्ट आप जा सकते हैं, और ये सब हमारे कॉमर्स पॉइंट ऐप पे मिलेगा। फायदे में आपको कोई दिक्कत आती है तो घर पे आप हमें। अगला क्वेश्चन कहता है, यदि एक आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित बिल कोषागार में प्रस्तुत किए जाने से पहले ही खो जाए तो? मान लीजिए एक डीडीओ होते हैं, उन डीडीओ साहिबान ने एक बिल बना के ट्रेजरी भिजवाया, तो डीडीओ ने चेक कर लिया, उसके लेवल पे चेकिंग हो गई। अब दो चीज़ें हो सकती है, हो सकता है कि वो बिल ट्रेजरी जाने से पहले ही खो जाए, ठीक है, मतलब जिस बंदे के हाथों भेजाया उसने खो दिया, या हो सकता है वो ट्रेजरी में पहुंच जाए, वहाँ पे हो सकता है उसकी स्क्रूटनी हो चुकी हो सकता है स्क्रूटनी ना हुई हो, लेकिन पेमेंट होने से पहले जो बेनिफिशियरी होता है, लाभार्थी होता है, जिसके खाते में पैसा जाना होता है, उसके खाते में जाने से पहले बिल मिसप्लेस हो गया, खो गया, तो अब क्या होगा? अब ऑप्शन है ए, अब डीडीओ डुप्लीकेट बिल तैयार करेगा और ट्रेजरी में प्रस्तुत करेगा, सुनने में काफ़ी सही लगता है। बी कहता है कि डीडीओ बिल खो जाने की पुलिस में रिपोर्ट कराएगा और डुप्लीकेट बिल तैयार करके ट्रेजरी में देगा, ये भी सुनने में सही लगता है। कोषाधिकारी से यानी ट्रेजरी ऑफिसर से भुगतान नहीं किया, नॉट पेड, ऐसे करके एक सर्टिफिकेट प्राप्त करेगा और डुप्लीकेट बिल तैयार करके ट्रेजरी में प्रस्तुत करेगा, ये सबसे ज़्यादा सही है, आपको यही करना है। तो बीइंग ए डीडीओ याद कीजिएगा, अगर किसी बिल का पेमेंट नहीं हुआ है, आपके यहाँ से जा चुका था, उसका पेमेंट नहीं हुआ है, तो अब आपको ट्रेजरी ऑफिसर से नॉट पेड लिखवा के लेना है, मतलब एक सर्टिफिकेट लेना है, नॉट पेड अर्लियर, और इसके अलावा फिर आपको वापस से डुप्लीकेट बिल बना के भेजना है। इसके अलावा और क्या क्या काम करने हैं वो सारे याद करने हैं। इसीलिए अपन ये जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है GF&AR, यानी जनरल रूल्स है। तो जनरली रूल ये है कि किसी ऐसे बिल के मामले में, नियम 88 का कहता है कि किसी ऐसे बिल के मामले में जिसमें डीडीओ द्वारा साइन कर दिए गए हैं, लेकिन जिसका फाइनल पेमेंट होने से पहले वो खो चुका है, तो डीडीओ एक परफॉर्मा दिया हुआ है, उस परफॉर्मे में एक सर्टिफिकेट प्राप्त करेगा ट्रेजरी ऑफिसर से कि हाँ इसका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है, और हो सकता है कि अभी तक वो बिल वहाँ से पास हो चुका हो, नहीं हुआ हो, टोकन नंबर मिल गया नहीं मिल गया, जो भी है, पेमेंट नहीं हुआ ना,
तो बस आपको पेमेंट नहीं हुआ है इस बात का एक सर्टिफिकेट लेना है। एक इसके बाद ये काम करने के बाद जब आप डुप्लीकेट बिल तैयार करेंगे तो उस पर आप उसके जो बिल का फेस होता है उसके मुख्य पृष्ठ पे स्पष्ट रूप से डुप्लीकेट बिल लिखेंगे, और ये डुप्लीकेट बिल आप लाल स्याही से लिखेंगे। आप देख रहे हैं जब जब भी कुछ खास मैटर्स है, जैसे इससे पहले हमने पढ़ा था कि जब कर्मचारी को एडवांसेस वगैरह दिए जाते हैं और उनका समायोजन किया जाता है तो वो लाल स्याही से किया जाता है। इसी तरह से यहाँ पे जो बिल है उसको रेड इंक से डुप्लीकेट उस पर क्लियरली लिखा जाएगा। तो ये दो काम आपको करने होंगे। इसको आप पढ़ लीजिएगा। लॉस ऑफ बिल एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डुप्लीकेट बिल्स के केस में क्या किया जाता है। सरकार द्वारा देय भुगतान के लिए 2,000 रुपये से अधिक राशि के दावे सामान्यतः देय होने की तिथि से कितनी अवधि में ट्रेजरी में प्रस्तुत नहीं किए जाने पे वो समयातीत या टाइम बार्ड हो जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप पहले इसको यूँ सोचिए कि अगर मान लीजिए कि अगर आप 2023 में खड़े हैं और ट्रेजरी में काम करते हैं, ट्रेजरी ऑफिसर हैं, कोई 2019 का बिल आपके सामने आता है, यानी कोई बिल आया है, डीडीओ ने फॉरवर्ड किया है आपको और वो 2019 का बिल है, मतलब उसने कहा कि मैंने तब काम किया था उसका बिल मैं अब दे रहा हूँ। तो बताओ ट्रेजरी उस बिल को पास करेगी या नहीं, या उससे पहले डीडीओ को वो बिल फॉरवर्ड करना चाहिए था या नहीं। टाइम ऑफ फेस इसका आंसर है नो, क्योंकि ये बिल जो है वो टाइम बार्ड हो चुका है, मतलब इसका टाइम गया। ठीक है, जिसको लैप्स हो जाना बोलते हैं, वैसे सही वर्ड तो टाइम बार्ड ही है। एक लिमिटेशन एक्ट होता है। लिमिटेशन एक्ट वैसे कहता है कि अगर आपको किसी व्यक्ति से कुछ लेना है तो आपको समय पे प्रोसीडिंग शुरू कर देनी चाहिए। आप 10 साल बाद जागेंगे, 15 साल बाद जागेंगे और किसी व्यक्ति पे क्लेम करेंगे तो कोर्ट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कोर्ट ने टाइम बांध रखा है कि आपको इस टाइम बाउंड मैनर में आ जाना चाहिए, वरना आपका क्लेम टाइम बार्ड हो जाएगा। तो अब मैंने जब आपको टाइम बार्ड बता दिया तो मैं आपको बता रहा हूँ 2 साल की अवधि है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का कोई क्लेम बनता है तो उस क्लेम की जो ड्यू डेट है उस ड्यू डेट से 2 साल के अंदर उसे डीडीओ तक अपनी बात पहुंचा देनी चाहिए ताकि डीडीओ फिर उसे समय पे फॉरवर्ड कर सके। तो 2 साल तक अगर ऐसा वो नहीं करता है तो उसका जो क्लेम है वो टाइम बार्ड हो जाता है। ये रूल है अगर किसी व्यक्ति के 2,000 रुपये से बड़ी रकम निकलती है तो। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे छोटे छोटे नियम भी हैं, मैं आपको सारे बताऊंगा। बात चल रही है टाइम बार्ड क्लेम की। पहली बात तो ये सुनिएगा, जो पेंशन का फिगर है, गवर्नमेंट प्रतिभूतियों पे जो ब्याज का फिगर है, ये 2 फिगर आप याद रख लीजिए। पेंशन का अमाउंट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का जो इंटरेस्ट है, इसमें समझो टाइम बाउंड होने का चक्कर नहीं होता है। या अगर किसी फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कोई स्पेशली ऑर्डर करके किसी और के लिए भी कह दिया है तो उनमें टाइम बाउंड होने का चक्कर नहीं होता है, यानी उनको समझो 2 साल बाद भी क्लेम किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जितने भी पेमेंट होते हैं, जितने भी सैलरी होते हैं, अलाउंसेस होते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस होते हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं, कंटिन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, कोई ग्रांट एंड एड होता है, कोई स्कॉलरशिप होता है, पीडब्ल्यूडी या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से संबंधित कोई भी पेमेंट है, उनको आपको जो भी मांगने वाला है उसे 2 साल के अंदर अंदर अपना क्लेम कर देना चाहिए। यदि उनको ड्यू होने की तारीख से, मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा ड्यू होने की तारीख कैसे कैलकुलेट होती है, वो भी आप वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन ड्यू होने की तारीख के 2 साल के अंदर अंदर अगर क्लेम प्रेजेंट नहीं किया जाता है तो वो टाइम बार्ड हो जाता है, और फिर टाइम बार्ड का पेमेंट बिना सक्षम अधिकारी से अनुमति के पेमेंट नहीं हो सकता। और इसीलिए हमेशा डीडीओ को बिल फॉरवर्ड करने से पहले देखना पड़ेगा कि वो उसकी ड्यू डेट से 2 साल के अंदर अंदर प्रेजेंट कर दिए गए हैं। पहला चेक, फर्स्ट चेक डीडीओ ही करेगा। अब एक और बात है कि ये नियम है किस पे, 2,000 रुपये से अधिक की राशि पे। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति का 1500 का क्लेम है तो 1500 का क्लेम है तो उसमें 3 साल की लिमिट दी है। वैसे 2 साल की लिमिट है, लेकिन 2000 से छोटा फिगर है तो उसमें आपकी लिमिट 3 साल है। लेकिन है ना, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा कि उसने बिल को जानबूझ के ब्रेक कर दिया हो। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का ओरिजिनल क्लेम तो था 3,000 रुपये का, ठीक है, लेकिन उसने अपनी कहें लिमिट को बढ़ाने के लिए 1500 के 2 बिल बना दिए ताकि उसे 3 साल का समय मिल जाए। तो ऐसा नहीं, ऐसी मैला प्रैक्टिस नहीं चलेगी। यानी इसे यूँ कह लो जी, छोटे अमाउंट जो 2000 से कम वाले अमाउंट है उसमें 3 साल का लिमिट है, 3 साल के अंदर बिल पेश करने हैं। और अगर 2000 से बड़े वाले बिल हैं तो आपको 2 साल के अंदर पेमेंट करने हैं। और एक और बात है कि अगर कोई क्लेम 100 रुपये से भी कम का है, हालांकि ऐसे कोई फिर तो मांगने भी नहीं आएगा, पर फिर भी लोग हैं, पब्लिक है, वेले लोग भी हैं, फालतू लोग भी हैं जिनको लोगों को इरिटेट करने में मज़ा आता है। तो किसी व्यक्ति का 100 रुपये से भी कम का क्लेम है और 3 साल से ज़्यादा समय हो चुका है तो उसको तुरंत ही खारिज कर दिया जाएगा। जैसे ही वो मांगने आएगा डीडीओ अपने लेवल पे उसको खारिज कर देगा। हाँ, अगर वो कोई बहुत भारी भरकम रीज़न बताता है तो वो एक अलग बात है, अदरवाइज उसका क्लेम फोर्थविथ यानी तुरंत ही खारिज कर दिया जाएगा। ये आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ये सारे रूल लिखे हुए हैं टाइम बार्ड क्लेम के।
अब उसके बाद है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। समयातीत क्लेम की स्वीकृति एवं भुगतान से पहले उनकी जांच की प्रक्रिया कहलाती है। मान लीजिए कोई डेट है, वो टाइम बार्ड हो गया, कोई क्लेम है वो टाइम बार्ड हो गया, मतलब उसके 2 साल 3 साल जो भी निकलने थे वो निकल गए हैं। अब वो व्यक्ति पैसा लेने आया है, तो आप जो उसकी जांच करेंगे उसको क्या कहेंगे? समयातीत जांच, पूर्व जांच, भुगतान जांच या दावा जांच, उसको आप क्या नाम देंगे? उसे आप प्री चेक का नाम देंगे। ठीक है, अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन पढ़ा हुआ है तो बड़ा सिंपल है कि जो समयातीत दावों यानी जो लैप्स्ड हो चुके दावों की या जो टाइम बार्ड दावे होते हैं उनके लिए कोई व्यक्ति क्लेम करने आता है तो उसकी एक जांच होती है। जांच के बाद क्या होता है वो अगले क्वेश्चन में आता है आएगा। उस जांच को प्री जांच या प्री चेक कहते हैं, पूर्व जांच। तो सभी समयातीत दावों यानी जितने भी क्लेम्स है जो टाइम बार्ड हो चुके हैं उनको जो कार्यालय अध्यक्ष है यानी जो हेड ऑफ ऑफिस है या रीजनल ऑफिसर है या जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उनको जो वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है उन शक्तियों को ध्यान में रखते हुए कि जांच करने के बाद ही वो उसको स्वीकृत करेंगे, तभी वो उसका पेमेंट करेंगे। क्या ऐसे नहीं कि कोई भी उठा के आया और आपने पास कर दिया, ऐसा नहीं है। और आज का आखिरी क्वेश्चन कहता है कि जो अगर कोई टाइम बार्ड क्लेम है उसको अगर आप स्वीकृत करते हो और उसका भुगतान करते हो तो उस पूर्व जांच में आप क्या क्या करेंगे या भुगतान से पहले आप क्या क्या करेंगे? तो देखो, भुगतान से पहले एक तो हम अपने रिकॉर्ड्स चेक करेंगे। रिकॉर्ड चेक करेंगे, उसमें हम ये पाएंगे कि पहले इसका कभी पेमेंट नहीं हुआ है। मान लीजिए कोई व्यक्ति क्लेम करता है कि मैंने 3 साल पहले आपको ये काम किया था, दैट इज़ 3 साल पहले हमने आपके कॉलेज की बिल्डिंग में आके रिपेयर वगैरह की थी, उसका हमारा 17,000 का बिल है, वो हम भूल गए थे लेना। तो पहले तो वो सारे रिकॉर्ड्स चेक करेगा, जो हेड ऑफ ऑफिस है वो सारे रिकॉर्ड्स चेक करेगा कि वाकई में कोई ऐसी रिपेयर हुई थी, कोई ऐसी सेंक्शन निकली थी, उसकी पेमेंट हुई थी या नहीं हुई थी। और फिर पेमेंट नहीं हुआ है इस बात का वो एक सर्टिफिकेट देगा कि हाँ पहले इस बंदे का पेमेंट नहीं हुआ है। उसके बाद वो जो दावेदार है, जो रिपेयर वाला है, वो भी एक एप्लीकेशन लिख के देगा, एक सर्टिफिकेट बना के देगा कि साहब मैंने पहले राशि प्राप्त नहीं की गई है। इसके अलावा वो एक इंडेमनिटी बॉन्ड होता है, क्षतिपूर्ति बंद पत्र या इंडेमनिटी बॉन्ड बोलते हैं, वो भी हमें वो भर के देगा कि मैं जो पेमेंट ले रहा हूँ वो जेन्युइन पेमेंट ले रहा हूँ, मैं कोई फालतू पेमेंट नहीं ले रहा हूँ। अगर मेरे को फालतू पेमेंट आ जाएगा तो मैं कल आपको रीएम्बर्स कर दूंगा, इस बात का मैं आपको बंधन पत्र देता हूँ, क्षतिपूर्ति वचन पत्र देता हूँ। तो इस तरह का वो इंडेमनिटी बॉन्ड भर के देता है। तो ये सब होने पे आप टाइम बार्ड हो चुके क्लेम को भी पेमेंट कर सकते हैं। ये तीनों प्री कंडीशंस है जो पूरी करनी होंगी। ये तीनों कंडीशन एक बार आप देख लीजिएगा कि एक तो हेड ऑफ ऑफिस सर्टिफिकेट देंगे कि हाँ इस व्यक्ति को पहले भुगतान नहीं हुआ है। दूसरा, संबंधित दावेदार एक प्रमाण पत्र देगा स्पष्ट शब्दों में कि मैंने पहले इस राशि को नहीं लिया है। और तीसरा यह है कि मैं एक बॉन्ड भर के देने को तैयार हूँ कि कल को अगर मेरे पास फालतू पैसा आना पाया जाएगा तो मैं उसे रिफंड कर दूंगा। ठीक है जी। तो वो वीडियो आसानी था वैसे तो ये, आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, थोड़ा उससे मोटिवेशन तो मिलता ही है। कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कॉमर्स की तैयारी मैं आप कराता ही रहूँगा और डिफरेंट एग्ज़ाम्स के हिसाब से। अभी जूनियर अकाउंटेंट है तो जूनियर अकाउंटेंट के वीडियो आ रहे हैं, फिर फर्स्ट ग्रेड के, फिर नेट यूजीसी के और उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के। तो इस तरह से चलता रहेगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय।